Hi Jiang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी और विंग फाइनली घर पहुंच चुके थे, जहां जियांग फैंगमियान और जियांग चैंग दोनों भी हॉल में ही उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। उन दोनों का डिनर हो चुका था और वैसे भी विंग ने सुबह ही सबको बता दिया था, मतलब जियांग फैंगमियान को, कि वो डिनर बाहर से करने वाले हैं, तो फैंगमियान ने उनका इंतज़ार किया भी नहीं था। वांग जी और विंग जियांग चैंग और फैंगमियान के पास बैठ जाते हैं और वांग जी ने उनके लिए जो गिफ्ट्स लाए थे वो सारे गिफ्ट्स वांग जी उन दोनों को देता है। जियांग चैंग साथ ही फैंगमियान भी वो सारे गिफ्ट्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। कुछ देर की चिट चैट के बाद विंग और वांग जी जो थोड़ा टायर्ड थे वो अपने रूम में निकल जाते हैं, वही जियांग चैंग और फैंगमियान भी अपने अपने रूम में निकल जाते हैं। वांग जी, जिसने आज खूब सारी शॉपिंग की थी और खूब सारी मस्ती भी की थी, वो फ्रेश होकर सीधा बेड पर लेट चुका था। वही विंग भी वांग जी के बाद फ्रेश होने जा चुका था। वांग जी विंग का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उसे विंग के साथ ही सोना था। कुछ देर बाद विंग भी बाहर आ जाता है, वो भी अपने नाइट क्लोथ्स में। विंग वांग जी के पास जाकर लेट जाता है और वांग जी भी विंग के चेस्ट पर अपना हेड रख के अपनी आइज़ क्लोज करता है। वही विंग ने वांग जी को अच्छी तरीके से रैप कर लिया था। विंग जो वांग जी के हेयर्स को प्यार से सहला रहा था और उसे कंफर्टेबली सुलाने के लिए अपने सॉफ्ट फेरोमोन्स भी रिलीज कर रहा था। वांग जी जो धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रहा था, वही विंग जिसकी नज़र अभी भी वांग जी की तरफ थी और उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल। आज भी उसे याद है वो दिन जहाँ से उसका ये प्यार और यूँ कहा जाए तो एक अलग ही पागलपन स्टार्ट हुआ था। कॉलेज कैंपस में आज बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, साथ ही टाइट सिक्योरिटी भी थी, क्योंकि आज इस कॉलेज में मेन गेस्ट के तौर पर चाइना का सबसे रिचेस्ट बिजनेस टाइकून और साथ ही एलिजिबल बैचलर वी वुशियान आने वाला था स्पीच देने के लिए। सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, स्पेशली ओमेगाज, क्योंकि विंग पूरे चाइना के ओमेगास का सबसे बड़ा क्रश था। हैंडसम, टॉल्ड, मस्कुलर, रिच, परफेक्ट, डोमिनेटेड अल्फा। सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे विंग का वेलकम करने के लिए। कुछ ही देर बाद सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के हॉल में बैठे हुए थे और प्रिंसिपल अनाउंस कर चुके थे कि वी वुशियान कुछ ही देर बाद कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। स्टूडेंट्स के हाथ में बहुत सारे होर्डिंग्स, बोर्ड्स जो विंग के नाम के थे और कुछ पर उसके क्यूट क्यूट पिक्चर्स भी थे। वैसे तो वो सारे पिक्चर्स रूड पोकर फेस विंग के ही थे, पर स्टूडेंट्स ने उन पिक्चर्स पर बनी ईयर्स बनाए थे, किसी पर टाइगर ईयर्स और ऐसे न जाने कितने फनी फनी पोस्टर्स भी स्टूडेंट्स ने बनाए हुए थे। स्टूडेंट्स विंग का बहुत ग्रैंड वेलकम करते हैं और विंग भी अपने अलग ही ऑरा के साथ सबके बीच से कॉलेज में एंटर करता है और तुरंत ही प्रिंसिपल विंग को रिसीव करने आते हैं और वो विंग को ऑडिटोरियम हॉल में लेके जाते हैं, जहां बाकी सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। विंग उन सारे स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और उसके बाद एक छोटा सा अवार्ड फंक्शन था जो विंग के ही हाथों होने वाला था। कुछ ही देर बाद अवार्ड फंक्शन स्टार्ट होता है और सारे स्टूडेंट्स विंग के हाथों अवार्ड रिसीव कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे सब। विंग भी सबको अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा था। सारे अवार्ड लगभग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे सिवाय एक लास्ट के। प्रिंसिपल इस बार के कॉलेज टॉपर को अवार्ड रिसीव करने के लिए बुलाते हैं। विंग जो बाकी स्टूडेंट की तरह ही उस स्टूडेंट का भी स्टेज पर आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक ब्यूटीफुल ओमेगा जिसने वाइट क्लोथ्स पहन के रखे थे वो विंग के सामने अवार्ड रिसीव करने आता है। बस यही वो पल था जहाँ से विंग की दुनिया रुक चुकी थी, दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसे बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय उस ओमेगा के। वो ओमेगा जो विंग की तरफ देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि विंग उसे अवार्ड दे, पर विंग जिसकी नज़रें ही उस ओमेगा से नहीं हट रही थी तो उसका ध्यान भी कैसे जाता।
वो ओमेगा जब देखता है कि विंग बस उसे ही देखे जा रहा है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और विंग के हाथ को टच करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की नज़र उन्हीं पे थी और ये थोड़ा ऑकवर्ड हो चुका था। जैसे ही विंग को अपने हाथ पर टच फील होता है, वो तुरंत होश में आता है और उस ओमेगा की तरफ देखता है। वो ओमेगा जो खुद विंग को अजीब नज़रों से देख रहा था, वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। अब जाकर कहीं विंग को होश आया था कि उसे उस ओमेगा को अवार्ड देना है। वो थोड़ा नर्वसली पर अपने एक्सप्रेशंस को अच्छी तरीके से हाइड करते हुए उस ओमेगा के हाथ में वो अवार्ड रख देता है। वो ओमेगा एक स्माइल करता है और विंग को 90 डिग्री वो करते हुए उसे थैंक्स कहता है। विंग नोट करता है। वो ओमेगा अभी निकलने ही वाला था, तभी विंग उस ओमेगा को रोक देता है और उससे उसका नाम पूछता है। ऑब्वियसली प्रिंसिपल ने नाम अनाउंस किया था, पर विंग ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उसके लिए। पर अब उसे इस ओमेगा का नाम जानने में थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। वो ओमेगा रुक जाता है और विंग को ग्रीट करते हुए अपना नाम लान वांगजी बताता है। विंग नोट करता है और वो ओमेगा वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद कॉलेज का वो फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है और विंग कॉलेज से निकल जाता है, पर कार में बैठते ही वो अपने असिस्टेंट को लान वांगजी का नाम बताकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था विंग की ज़िंदगी में कि उसकी दुनिया रोकने की ताकत किसी ने रखी थी। ज़्यादा वक्त नहीं लगता विंग के पास वांगजी की सारी इन्फॉर्मेशन आने में। विंग को वांगजी की सारी डिटेल्स मिल चुकी थी और विंग जो वांगजी की तरफ अट्रैक्ट तो पहली नज़र में ही हो चुका था। साथ ही वांगजी की लाइफ की पूरी हिस्ट्री निकालने के बाद उसे ये पता चला था कि वांगजी एक सीधा साधा साइलेंट ओमेगा है जिसे नी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। इतना ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी उसका कॉलेज में ना कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही वो अल्फाज के आसपास घूमता है। वो बहुत सिंपल सा, इनोसेंट और साइलेंट ओमेगा है, पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमेशा टॉप करता है और साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है। वैसे तो नी फैमिली उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करती है, पर वांगजी सेल्फ रिस्पेक्टेड बंदा है, इसीलिए वो खुद भी अपने लिए कुछ अर्निंग करता है। वांगजी को जब विंग ने देखा था तो उसे बस पहले नज़र का अट्रैक्शन लगा था, पर अब जब वांगजी को और उसके पास्ट को विंग जान चुका है तो उसे वांगजी की तरफ और भी ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा था। वांगजी एक कैफ़े में पार्ट टाइम वर्क करता था, तो विंग उस कैफ़े का एड्रेस निकालता है और वहाँ जाना स्टार्ट कर देता है। यहीं से विंग और वांगजी की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। खासकर विंग की पहले जो अट्रैक्शन लगा था, अब वो धीरे धीरे लव में चेंज हो रहा था। विंग अब अपनी ज़्यादातर मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस उस कैफ़े से ही अटेंड करता था। ऑब्वियसली वो कैफ़े ओनर भी बहुत ज़्यादा शॉक था इतने बड़े बिजनेस टाइकून को इतने से नॉर्मल कैफ़े में हर रोज़ आते हुए देखकर, पर ऑब्वियसली ये उसके लिए अच्छा ही था क्योंकि उसका कैफ़े पॉपुलर जो हो रहा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विंग ने पर्सनली उस कैफ़े ओनर से बात की थी कि जब भी वो यहाँ आए उसे सर्व वांगजी ही करे, और उस कैफ़े ओनर ने भी इसे मान लिया था और हमेशा वांगजी ही विंग को सर्व करता था। पहले तो बस वांगजी विंग को कॉफ़ी साथ ही स्नैक्स भी सर्व कर देता था, मतलब जो उसका ऑर्डर था उसके हिसाब से, पर धीरे धीरे विंग ने अपने दिमाग से वांगजी को अपने वर्क की तरफ अट्रैक्ट किया। ऑब्वियसली वांगजी बिजनेस स्टडीज़ करता था, इस बारे में विंग अच्छी तरीके से जानता था और विंग भी एक बिजनेसमैन है, तो उसने वांगजी को, जो उसे पहले तो बस फॉर्मली एज अ कस्टमर देखता था, उसके सामने कुछ ग्राफ्स अपने टेबल पर खुद होके बिछा दिए और उन ग्राफ्स को वो देखने लगा और ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली करना क्या है। वही वांगजी जो ऑब्वियसली ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वो उन ग्राफ्स को देखने लगा जब वो विंग को सर्व करने आया था, और विंग ने अपनी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में
अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हाईलाइट करके रखा था। वही विंग के सामने उसका पर्सनल असिस्टेंट बैठा हुआ था और उसके साथ भी विंग थोड़ा लाउड वॉइस में उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा था और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। वांग जी जिसने ये सब कुछ सुना, तब ऑब्वियसली उसके लिए ये प्रॉब्लम बहुत छोटी थी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था। तो उसने विंग को इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताया, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। विंग जो ऑब्वियसली वांग जी का अटेंशन पाने में सक्सेसफुल हो चुका था, तो अब वो वांग जी से अपने बाकी प्रॉब्लम्स भी शेयर करने लगा। एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स होते भी नहीं थे, विंग उन्हें क्रिएट करके वांग जी के सामने लेके जाता था और वांग जी को उन प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा करता था। विंग ने देखा कि वांग जी बहुत आसानी से हर प्रॉब्लम को सल्यूशन दे देता है। धीरे धीरे विंग वांग जी के सामने डिफिकल्ट बिजनेस डील लेके जाने लगा। विंग ने देखा कि वांग जी बहुत आसानी से उन पर भी वर्क कर पाता है और अब वांग जी विंग के साथ बैठकर ही उन सारे बिजनेस प्रपोजल और आइडियाज को देखता था और उन पर रिसर्च करता था। विंग ने कैफे ओनर से ऑलरेडी कह दिया था कि जब वांग जी उसके साथ रहे तो वांग जी को वो वर्क पे ना बुलाए। इनफैक्ट वांग जी का वर्क उस कैफे में विंग के गार्ड्स कर देते थे और इससे वांग जी की सैलरी भी कट नहीं होती थी। धीरे धीरे उनका वक्त बीतने लगा और विंग वांग जी की तरफ अट्रैक्शन से बढ़ के लव वाली फीलिंग फील करने लगा। वांग जी भी विंग की तरफ अट्रैक्टेड तो था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग एक बहुत अच्छा इंसान था। ये बात वांग जी समझ चुका था। साथ ही वांग जी ये भी समझ चुका था कि विंग इस कैफे में बस उसकी वजह से आता है, पर फिर भी वो खुद को झूठी होप नहीं दिलाना चाहता था। पर ये झूठी होप सच्ची उस दिन हो गई जिस दिन एक शाम वांग जी अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए कैफ़े में आया। उसने देखा कि पूरा कैफ़े बिल्कुल खाली है और साथ ही बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। वांग जी जो कंफ्यूज हो चुका था, पर कुछ ही देर बाद कैफ़े में एंटर विंग करता है जिसके हाथ में रेड रोजेस थे। विंग वांग जी को प्रपोज करता है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कहता है। वांग जी जो बहुत कंफ्यूज था, एक्चुअली विंग भी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैरी करता था, पर प्रॉब्लम उन दोनों के रिलेशनशिप में ये थी कि विंग एक बिजनेस टाइकून था, चाइना का सबसे रिचेस्ट मैन था, वही वांग जी एक अडॉप्टेड सन था, वो भी नी फैमिली का। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। इसीलिए वांग जी विंग को क्लियरली रिजेक्ट कर देता है, ये बोल के कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और वांग जी इस रिलेशनशिप के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है। लोग उन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप करेंगे और उसे चिढ़ाएंगे। उन दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। इससे अच्छा है कि विंग कोई भी झूठी होप ना रखे, क्योंकि ये सब उसके लिए खेल हो सकता है। वांग जी के लिए ये कोई खेल नहीं होगा। विंग जब ये सुनता है उसे ऑब्वियसली बुरा लगा था, पर उसे वांग जी की कुछ बातें अच्छी भी लगी थी। जैसे उसे ये तो पता चल चुका था कि वांग जी पैसों के पीछे भागने वाला इंसान नहीं है, वरना कोई वी वुशियान जैसे बिजनेस टाइकून को मना कैसे कर सकता है। उस दिन तो विंग नाराज होकर वहाँ से निकल गया, पर नेक्स्ट डे वांग जी कॉलेज से जब घर लौटा तब उसने अपने सामने विंग को देखा, वो भी नी फैमिली के साथ। जैसे ही वांग जी ने विंग को वहाँ देखा था वो शॉक हो चुका था, पर नी मिंजू ने वांग जी को बताया कि विंग यहाँ उसी के लिए आया है और उसका रिश्ता अपने लिए चाहता है। साथ ही विंग ने ये भी कहा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वांग जी की आइडेंटिटी से, क्योंकि वो वांग जी से सच्चा प्यार करने लगा है। ये बात जब वांग जी ने सुनी, ऑब्वियसली वो अभी भी श्योर नहीं था इन सब बातों पर विंग ने उससे अकेले में बात करने की परमिशन नी फैमिली से मांगी। तब नी फैमिली ने वांग जी को बोला कि वो एक बार बात कर ले। विंग और वांग जी जब अकेले में बात करने गए तब विंग ने वांग जी को अच्छी तरीके से समझाया कि वो भी बिल्कुल अनाथ है, उसका भी इस लाइफ में कोई नहीं है और वो सच्ची में वांग जी से प्यार करता है। उसके पास पैसा बहुत सारा है, इसीलिए उसे किसी रिच ब्रैड से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी इनोसेंट प्यारे से अच्छे दिल वाले ओमेगा को अपने लिए चाहता है और वांग जी को पहली नज़र देखते ही विंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। पहले तो उसे ये लगा था कि ये बस अट्रैक्शन है, पर धीरे धीरे ये
प्यार में बदल गया और सच में विंग वांग जी से सच्चा प्यार करता है। चाहे तो वांग जी वक्त चाहे तो वो विंग उसे देगा, पर प्लीज़ वांग जी विंग को एक्सेप्ट कर ले और ये ना सोचे कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी या दुनिया उसे किस नज़र से देखेगी, क्योंकि विंग के लिए वांग जी सच में बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। और सेम बात विंग ने नी फैमिली से भी कही थी। वांग जी ने तब तो कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि विंग ने वांग जी को सोचने के लिए वक्त दिया था। विंग तो वहाँ से चला गया, पर नी फैमिली भी वांग जी को समझाने लगी कि विंग सच में अच्छा है, उसकी बातें और उसकी आंखें मेल खाती है, मतलब दोनों में भी सच्चाई झलकती है। साथ ही आज तक विंग इतना रिच होने के बावजूद उसका कोई भी स्कैंडल या बैड न्यूज़ स्प्रेड नहीं हुई है। वैसे भी वांग जी के पास वक्त है तो वो विंग को एक चांस तो दे सकता है। और साथ ही विंग ने कैफ़े में तो वांग जी को बस अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था, पर नी फैमिली के सामने उसने क्लियरली कहा था कि वो वांग जी से सीधा शादी करना चाहता है, उसे अपना ओमेगा मेट बनाना चाहता है। वांग जी को जब ये पता चला तब वो इस बात पे तो श्योर हो गया कि विंग उसके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा या उसे यूज़ करने का उसका कोई प्लान नहीं है, जैसे आजकल के लोग करते हैं, बस बॉडी यूज करके इंसान को छोड़ देना। ऐसा विंग का कोई प्लान नहीं था। इसीलिए कहीं ना कहीं वांग जी भी सोचने लगता है। इस दौरान विंग नी फैमिली में बहुत बार आया था और हमेशा वो नी फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता था, साथ ही वांग जी के लिए भी। और वो नी फैमिली को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करता था, सबकी रिस्पेक्ट करता था और सबके साथ पोलाइटली बिहेव करता था। इतना रिच होने के बावजूद उसमें कोई भी घमंड नहीं था। इनफैक्ट वो नी फैमिली के साथ बैठकर खाना भी खाता था। ऑब्वियसली एक रिच गाय के लिए ये सब कुछ करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर विंग में बिल्कुल भी ईगो और एटीट्यूड नहीं था। वो किसी नॉर्मल बंदे की तरह ही सबके साथ बिहेव करता था। इन्हीं बातों पर कहीं ना कहीं वांग जी अपना दिल हार बैठा, पर अभी भी वो कंफर्म नहीं था। पर कहीं ना कहीं विंग के एफर्ट्स देखकर नी फैमिली भी उसे समझाने लगी और फाइनली वांग जी वेडिंग के लिए मान गया। और सच में ये फैसला वांग जी का बिल्कुल सही था, क्योंकि विंग बाकी सब कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहा था, बस वांग जी से शादी करने के लिए। वो सच में उतना अच्छा था भी। वही वांग जी वो भी बहुत अच्छा था और विंग की नज़र में वो बहुत प्रीशियस भी था। विंग ये सोचते सोचते सो चुका था और सच में वो खुश था अपने प्यार को अपने पास देखकर। ऐसे ही वो रात बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी और विंग दोनों भी टाइम पे उठ चुके थे। वांग जी का भी कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, मतलब उसने जो छुट्टी ली थी वो ख़त्म होने वाली थी और अब उसे वापस से कॉलेज में जाना था। ऑब्वियसली सबको पता चल चुका था कि विंग और वांग जी की शादी हो चुकी है। वांग जी जो कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था और वही विंग भी अपने ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। दोनों भी नीचे आते हैं। वांग जी और विंग जियांग फैंगमियन और जियांग चैंग के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और वांग जी कॉलेज के लिए निकलने ही वाला था, तभी विंग उसे बोलता है कि वो खुद वांग जी को कॉलेज में छोड़ेगा। वांग जी बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर विंग वांग जी की बात नहीं मानता। ऑब्वियसली उसे अपने ओमेगा की अच्छी तरीके से टेक केयर करनी थी, इसीलिए विंग खुद अपोजिट डायरेक्शन में होने के बावजूद वांग जी को पहले कॉलेज छोड़ता है और उसे अपनी केयर करने का बोलकर वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी सच में बहुत खुश था विंग जैसा अल्फा पाकर। वही कॉलेज में उसके सारे दोस्त और बाकी सब लोग भी इस खुशी को नोटिस कर सकते थे। कुछ कुछ लोग तो सच में वांग जी से जेलस थे, उसे इतना हैंडसम अल्फा जो मिला था। इनफैक्ट वांग जी ने अपनी इतनी हैप्पी लाइफ की कभी भी इमेजिनेशन नहीं की थी। विंग जब उसे कॉलेज छोड़ने आया था तो वो खुद ड्राइव कर रहा था और जब कॉलेज के सामने विंग ने कार रोकी तो उसने खुद वांग जी के लिए डोर ओपन किया। साथ ही उसने सबके सामने वांग जी के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी केयर करने का बोलकर वो बाद में ऑफिस के लिए निकला था। सारे लोग ये नज़ारा देख सकते थे। ऑब्वियसली सब जानते थे कि विंग और वांग जी की लव मैरिज है। सच में वांग जी एक पल के लिए तो ब्लश कर चुका था, पर हाँ वो उसका हस्बैंड है यार, तो इतना तो चलता है। खैर वांग जी का कॉलेज का दिन तो अच्छा गुजरता है और वो फाइनली घर आ चुका था। वांग जी जब घर आता है तब वो देखता है कि जियांग फैंगमियन हॉल में बैठे अपना कुछ वर्क कर रहे हैं। जैसे ही वांग जी अंदर आया था वो
जियांग फैंगमियान को ग्रीट करता है। जियांग फैंगमियान वांग जी की तरफ देखते हैं और नोट करते हैं। वांग जी अपने रूम की तरफ निकल जाता है। वांग जी जो अभी अभी कॉलेज से आया था तो वो स्वेटी भी हो चुका था, साथ ही टायर्ड भी था, इसीलिए वो बात लेने निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि जियांग फैंगमियान उसके रूम में बेड पर बैठे हुए हैं। ये देखकर वांग जी अचानक ही बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली ये उसका रूम है और वो बाथरूम में बाहर आया था। बिना नॉक के या बिना किसी वार्निंग के जियांग फैंगमियान अचानक उसके रूम में क्या कर रहे हैं। वही जियांग फैंगमियान की नज़र भी वांग जी पे ही थी और वो वांग जी को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। वांग जी जो तुरंत ही बाथरूम में भाग जाता है और वो अच्छी तरीके से ड्रेस्ड अप होके बाहर आता है। जियांग फैंगमियान अभी भी वहाँ बैठे हुए थे। वांग जी जिसे बहुत अजीब लग रहा था वो जियांग फैंगमियान से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें वांग जी से कुछ काम था। जियांग फैंगमियान वांग जी को अजीब नज़रों से देखते हुए उससे उल्टी पुल्टी बातें करने लगते हैं, जिन बातों में कोई भी सेंस नहीं था। मतलब वो बस बातें घुमा रहे थे, ऐसे ही किसी भी टॉपिक पर बातें कर रहे थे। विंग ना होते हुए वांग जी का जियांग फैंगमियान को अपने रूम में देखना ये थोड़ा वियर्ड था और उसे जियांग फैंगमियान की कोई भी बातें समझ भी नहीं आ रही थी। साथ ही उनकी नज़रें उसे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, पर ऑब्वियसली वो विंग के रिलेटिव थे, एल्डर थे, तो वांग जी उनकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो बस उनकी बातों को सुन रहा था और ये सब कुछ सह रहा था। कुछ देर बाद फाइनली जियांग फैंगमियान वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वांग जी ने उन्हें कहा था कि उसे स्टडी करनी है। जियांग फैंगमियान जब वहाँ से निकल जाते हैं तो वांग जी पहले जाकर अपने रूम का डोर लॉक करता है और एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है, क्योंकि उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो तुरंत जाकर रूम के बालकनी का डोर ओपन कर देता है और बाहर बैठ जाता है बालकनी में ही, क्योंकि जियांग फैंगमियान ने इस रूम में अपने अल्फा फेरोमोन्स को रिलीज किया था, जिससे वांग जी को बहुत अजीब और इरिटेटिंग फील हो रहा था। खैर कुछ वक्त बाद वांग जी रिलैक्स होता है और वो अपने रूम में रूम फ्रेशनर स्प्रे करता है। साथ ही विंग के परफ्यूम कलेक्शन में वो उस परफ्यूम को ढूंढता है जो विंग के लोटस फेरोमोन्स के सिमिलर था और वो उस परफ्यूम को पूरे रूम में स्प्रे करता है, साथ ही खुद की बॉडी पर भी। इवन वो विंग का ही एक शर्ट निकालता है और उसे पहन लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर विंग के फेरोमोन्स थे। इतना सब कुछ करने के बाद अब जाकर कहीं वांग जी को रिलीफ फील हुआ था। वो पहले तो सोने का सोचता है, पर उसे बेड को देखकर बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। पर जियांग फैंगमियान उसे अच्छी वाइब नहीं दे रहे थे। ऑब्वियसली वो एक ओमेगा है और अल्फा के इंटेंशन समझ सकता है, पर उसे ये लगता है कि उसे इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो एजेड है और हो सकता है उसे ही गलत फहमी हुई हो। इसीलिए वो इन सब बातों को इग्नोर करता है और बेड पर सोने से अच्छा वो स्टडी करना ही चॉइस करता है। कुछ देर तक वो स्टडी करता है और बाद में स्टडी टेबल पर ही अपना हेड रख के वो सो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो टायर्ड था, पर बेड पर सोना उसे सही नहीं लग रहा था, तो वो स्टडी करते करते वही सो जाता है। वांग जी की धीरे धीरे आइज ओपन हो रही थी जब वो फील करता है कि उसके हेड पर कोई अपने सॉफ्ट हैंड से मसाज कर रहा है। जब उसने आइज ओपन की तब उसके सामने उसका हैंडसम अल्फा ऑफिस अटायर में ही खड़ा हुआ था। वांग जी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। वो तुरंत उठता है और विंग को हग कर लेता है। विंग भी वांग जी को हग बैक करता है और विंग वांग जी से पूछता है कि उसने रूम क्यों लॉक किया था, क्योंकि उसे डुप्लीकेट की से रूम को ओपन करना पड़ा। वांग जी इस बात का कोई क्लियर जवाब नहीं देता, बस बातों को घुमा देता है। विंग भी इस बात पर ज़्यादा सोचना नहीं। विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी ने उसी की शर्ट पहन के रखी थी। ये देखकर विंग के फेस पर एक नॉटी स्माइल आ जाती है। वो वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उसके फेस पर प्यार से अपनी फिंगर्स को सहलाते हुए कहता है, क्या बात है, मेरा ओमेगा मुझे इतना मिस कर रहा था कि मेरी शर्ट पहन के स्टडी कर रहा था। ये सुनते ही वांग जी जो टोटली ब्लश हो चुका था, उसने विंग के चेस्ट में अपने फेस को हाइड कर लिया और साथ ही उसने विंग को टाइटली हग भी कर लिया। विंग भी एक सॉफ्ट स्माइल करता है और वो वांग जी के हेयर्स पर एक किस करता है। कुछ देर बाद वांग जी विंग से अलग होता है और उसे फ्रेश होने का बोलता है। विंग नोट करता है और
फ्रेश होने निकल जाता है। वही वांग जी को अब जाकर कहीं रिलीफ मिला था जब उसने विंग को देखा, वरना वो स्टडी भी कर रहा था तो वो थोड़ा डिस्टर्ब ही था। पर विंग के आते ही उसका मूड बिल्कुल फ्रेश हो चुका था और उसे अच्छा भी फील हो रहा था। कुछ देर बाद ही विंग भी फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है जो काउच पर बैठा हुआ था और उसी का इंतज़ार कर रहा था। ऑब्वियसली इवनिंग हो चुकी थी तो अब उन्हें डिनर करने नीचे जाना था। वांग जी, जिसने अभी भी विंग की ओवर लॉन्ग शर्ट पहन के रखी थी, विंग वांग जी को बोलता है कि उसे अपने क्लोथ्स पहन लेने चाहिए क्योंकि वो इन क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहा है। और विंग ये नहीं चाहता कि वांग जी को, मतलब उसके ओमेगा को, कोई ऐसे देखे। वांग जी जब ये सुनता है वो नोट करता है और अपने लिए कुछ सूटेबल क्लोथ्स निकाल कर खुद भी फ्रेश होने चले जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आता है और उसने अब खुद के कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के रखे थे। वो विंग के पास जाता है और उसे हग करता है। साथ ही वो विंग के सेंट ग्लैंड पर अपनी नोज को रब कर रहा था। वांग जी जब ऐसा कर रहा था तो विंग को अपने बॉडी में अलग ही सेंसेशन फील हो रही थी। विंग वांग जी को ऐसे ना करने के लिए बोलता है। वांग जी और भी ज़्यादा अपनी नोज को विंग के सेंट ग्लैंड पर रब करते हुए कहता है, तो अपने फेरोमोन्स रिलीज करो, मुझे ये फेरोमोन्स बहुत पसंद है। विंग एक सॉफ्ट स्माइल करता है और वो अपने कुछ फेरोमोन्स को रिलीज करता है जो फिलहाल वांग जी की बॉडी पर भी आ चुके थे। इस क्यूट मोमेंट के बाद विंग और वांग जी दोनों भी नीचे जाते हैं। इस बार भी उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ टाइटली होल्ड करके रखा था और दोनों के फेस पर स्माइल थी। वांग जी जब डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रहा था तभी उसकी नज़र जियांग चैंग और जियांग फेंगमियान की तरफ पड़ती है। जियांग चैंग के फेस पर तो स्माइल थी पर जियांग फेंगमियान का मुंह थोड़ा लटक चुका था। वांग जी और विंग को एक साथ देखकर वांग जी को ये वियर्ड लगता है क्योंकि जियांग फेंगमियान के बिहेवियर में वो चेंजेस फील कर सकता था, साथ ही उनके नज़रों में भी। अभी शादी को बस 3 या 4 ही दिन हुए थे पर जियांग फेंगमियान जिस तरीके से वांग जी से ट्रीट कर रहे थे वो थोड़ा अलग था जो वांग जी को सही नहीं लग रहा था। पर वो इन बातों को ज़्यादा दिल पर भी नहीं ले रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी पर भी डायरेक्टली एलिगेशन नहीं लगा सकता, खासकर जियांग फेंगमियान ने अब तक उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की है, तो वो इन बातों को बस इग्नोर करता है थोड़ी देर के लिए। विंग और वांग जी जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और इस बार वांग जी ने अपनी चेयर को विंग की बिल्कुल साइड में लगा लिया था। यह देखकर जियांग चैंग तो उन दोनों को टीज करता है पर फेंगमियान की मुट्ठियां कसते हुए वांग जी ने नोटिस कर ली थी। खैर वांग जी खुद होके विंग को अपने हाथ से सर्व करता है और इनफैक्ट वो विंग की प्लेट में टाइम टू टाइम फूड डाल रहा था, साथ ही विंग भी सेम ही कर रहा था। जियांग चैंग उन दोनों को बहुत ज़्यादा टीज कर रहा था और खासकर विंग को वो चिढ़ा रहा था कि पहले पोकर फेस था, अब कैसे लवी डवी बन के घूम रहा है अपनी वाइफ के पीछे, ऐसे ही कुछ। वही विंग इन बातों पर बस हंसते जा रहा था और जियांग चैंग को भी सिंगल होने का ताना मार रहा था। फाइनली वो अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और इस दौरान विंग और वांग जी की नज़दीकियाँ बिल्कुल कम नहीं हुई थी, खासकर वांग जी खुद विंग के करीब रह रहा था। डिनर कंप्लीट होने के बाद विंग के साथ वांग जी भी वहाँ से उठ जाता है। वो अपने रूम की तरफ निकल ही रहे थे तभी जियांग फेंगमियान वांग जी को रोक देते हैं। वांग जी के साथ विंग भी रुक जाता है और वो जियांग फेंगमियान की तरफ देखने लगता है। जियांग फेंगमियान विंग से कहते हैं कि वो अपने रूम में जाए और वांग जी से बोलते हैं कि अब वो इस घर का मेंबर है तो उसे विंग के ओमेगा होने की ड्यूटीज़ को फुलफिल करना चाहिए और इस घर के वर्क पर भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। ये सुनना था कि इससे पहले कि वांग जी कुछ रिएक्ट करता, विंग ही तुरंत फेंगमियान की तरफ देखकर थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे पहले भी घर के काम तो होते ही थे ना, और वांग जी को वैसे भी यहाँ आए 2 या 3 ही दिन बीते हैं तो ज़रूरत क्या है उसे वर्क करने की। वैसे भी वर्क करने के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, जब वांग जी का दिल करेगा तब वो इन सब चीज़ों में पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी स्टडीज़ पर ही ध्यान देगा। वैसे भी विंग के पास इनफ मनी है कि वो अपने सारे वर्क करवा सकता है। जियांग फेंगमियान जब ये सुनते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं और सॉफ्टली कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ पर इसे भी घर के ओमेगा होने की कुछ ड्यूटीज़ को तो फुलफिल करना होगा ना। ये सुनते ही विंग रिप्लाई करता है कि उसने वांग जी से शादी इसीलिए नहीं की कि वांग जी उसके घर की जिम्मेदारी उठा सके, बल्कि इसलिए की है कि वांग जी उसके कदम से कदम मिलाकर चल सके। वांग जी कोई विंग का सर्वेंट नहीं है और ना ही इस मेंशन का सर्वेंट है, अगर वो काम नहीं भी करेगा तो चलेगा।
शादी ओमेगा की हो गई मतलब वो सामने वाले घर का सर्वेंट नहीं बनता और ना ही उसके अल्फा का नौकर है वो। वैसे भी वर्क तो सारे हो ही रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी को जब मन करेगा तब वो देखेगा, जब नहीं करेगा तब वो अपनी स्टडी पर ध्यान देगा। जियांग फैंगमियान इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते और विंग वांग जी को लेकर अपने रूम में चला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे जियांग फैंगमियान की इस बात से गुस्सा आया था। ऐसे कैसे जियांग फैंगमियान विंग के ओमेगा को किसी सर्वेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हाँ माना ओमेगास के शादी के बाद वो घर की जिम्मेदारी लेना और उसे संभालना उनका काम होता है, पर ये ज़रूरी तो नहीं है ना। क्या ओमेगास पर ही घर का सारा लोड होना ज़रूरी है? ऑब्वियसली विंग के घर में बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, वो काम कर सकते हैं और फिलहाल वांग जी वैसे भी छोटा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे इन सारी चीज़ों में पड़ने की। सर्वेंट तो काम करते ही है ना। लोगों की ये बहुत बेकार मेंटालिटी है कि शादी हो चुकी है तो अब बहुत सारे का घर के काम करे। तुमने बहू लाई है या नौकर लाया है? ऑब्वियसली एक रिश्ते में दोनों का इक्वली हक होता है, तो सारी जिम्मेदारी एक ही पर्सन क्यों निभाए और खासकर ये सब ओमेगास पर ही क्यों थोपा जाए। शादी दोनों ने की है, घर दोनों का है, रिश्ता दोनों का है, फैमिलीज भी दोनों की है, तो दोनों भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कैपेबल होते हैं। विंग का तो यही मानना है। यही रीज़न था कि विंग ने वांग जी को जब रूम में लाया तब उसने वांग जी से ये क्लियरली कह दिया कि अगर उसे घर का काम नहीं करना तो वो ना करे। उसे जो करना है वो कर सकता है। अगर उसे कुछ लगता है तो वो विंग को बस बता दे, विंग उसके लिए सब कुछ कर देगा, बाकी घर का सारा काम सर्वेंट्स ही देखेंगे। विंग इस बात पर जब वांग जी से खुल के बात करता है तो ऑब्वियसली वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। विंग की सोच सच में बाकी अल्फाज से बहुत अच्छी थी। एटलीस्ट वो ओमेगास को कम नहीं देखता था और ना ही उन्हें पैर की जूती समझ के ट्रीट करता था। सच में विंग अच्छा था वांग जी के लिए। तो भी वांग जी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, साथ ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो चुका था। वो विंग को हक करता है और उसे थैंक्स बोलता है। ये सुनते ही विंग भी वांग जी को हक करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसे अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देने का बोलता है। वांग जी नोट करता है अब टाइम था सोने का। दोनों ने भी चेंज कर लिया था और वांग जी इस बार विंग का इंतज़ार बेड पर नहीं बल्कि काउच पर बैठकर कर रहा था। ये देखकर विंग को थोड़ा अजीब लगता है, पर जब विंग उस बेड पर लेटता है और वांग जी को अपने पास बुलाता है तब वांग जी उस बेड पर जाता है और विंग के पास लेटता है। तो फिर से अपने हेड को विंग के चेस्ट पर रखता है और विंग को अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने का बोलता है। विंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। ऑब्वियसली उसे खुशी हो रही थी कि उसके ओमेगा को उसके फेरोमोन्स की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है, वो भी 2-3 ही दिनों में। पर ये 2-3 दिनों की आदत नहीं था, ये बहुत दिनों की आदत थी, क्योंकि ऑब्वियसली विंग और वांग जी पहले भी बहुत दिन साथ में वक्त गुजार चुके थे और इसी दौरान वांग जी को आदत हो चुकी थी विंग के फेरोमोन्स की। अब उसे विंग के फेरोमोन्स के अलावा किसी भी और अल्फा के फेरोमोन्स इरिटेट फील कराते थे। इवन कुछ फेरोमोन्स तो उसे इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कराते थे कि वो उन अल्फाज के पास रुक ही नहीं पाता था। ऐसे ही वो वक्त गुजर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से उनकी डेली रूटीन स्टार्ट हो चुकी थी। ब्रेकफास्ट करके विंग वांग जी को कॉलेज ड्रॉप करने जाता है। फिर से वो उसके फोरहेड पर किस करता है, उसे हक करता है, उसकी बॉडी पर अपने फेरोमोन्स को कुछ हल्के से छोड़ देता है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग भी थोड़ा पॉजिटिव टाइप का बंदा था। उसे पसंद नहीं था कि उसके ओमेगा के करीब कोई आए और उसके फेरोमोन्स उसके ओमेगा को अच्छी तरीके से सेफ रख सकते थे। इसीलिए वो हमेशा वांग जी के क्लोथ्स पर अपने फेरोमोन्स को स्प्रेड कर देता था, जिससे वांग जी के पास कोई और अल्फा भटक भी ना पाए। और ये फेरोमोन्स उसके डोमिनेटेड थे। ये वांग जी को तो इरिटेट नहीं करते थे, पर अगर किसी और अल्फा ने इन फेरोमोन्स को इनहेल किया तो ऑब्वियसली उन्हें प्रॉब्लम होगी। उनका क्यूटली वक्त बीत रहा था। वांग जी कॉलेज से घर आता था और अब वो अपनी डोर को लॉक करके ही बात वगैरह लेने जाया करता था, क्योंकि उसे अब जियांग फैंगमियान के इंटेंशंस क्लियरली समझ में आने लगे थे। जियांग फैंगमियान हमेशा वांग जी के करीब आने की कोशिश करते थे। इवन उन्होंने 2-3 बार वांग जी के हाथ को भी पकड़ने की कोशिश की। वांग जी समझ रहा था कि फैंगमियान एक तरह से उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
पर उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे जब जियांग फैंगमियान देखते हैं कि वांग जी उनके इंटेंशन समझ चुका है, तब वो अब अपनी बातों को छुपाते नहीं, इवन वो डायरेक्टली वांग जी को हरेस करने लगे थे। 3-4 दिन इन बातों में गुजर चुके थे, पर वांग जी हो सके उतना इन बातों से दूर रह रहा था। इवन वो जियांग फैंगमियान के भी दूर रहने की कोशिश कर रहा था। ऑब्वियसली वो अभी तक मार्क नहीं था और जियांग फैंगमियान बहुत घटिया हरकतें कर रहे थे। वो अपने अल्फा फेरोमोन्स को अक्सर वांग जी के करीब आते ही रिलीज करने लगते हैं, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील होने लगा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter, next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.